नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, जो इस बीच हमने संक्षिप्त अवलोकन सीरीज चलाई हुई है। आज उसका हम 33वां वीडियो लेकर आ रहे हैं और सेशन का हम लोग 650 क्वेश्चन अभी तक खत्म कर चुके हैं। आज हम लगभग 700 क्वेश्चनों को खत्म करेंगे और इससे पहले के वीडियो यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जुड़ के आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि जीबीपंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत उच्च प्राणी स्थलीय उद्यान जो है ये आपका नैनीताल जनपद में पड़ता है। अच्छा दोस्तों, नैनीताल जनपद में इसकी स्थापना कब की गई, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो 1995 आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1988 में की जाती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के कितने जैव क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, जैव क्षेत्र अगर बात करें तो दो इसमें हमारे देखने को मिलते हैं। अगर यूनेस्को की विश्व धरोहर की बात करें, एक आपका फूलों की घाटी और दूसरा आपका नंदा देवी वाला जो रिजर्व है उसको देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में की जाती है। अगर बात करें तो दोस्तों, मेहरुड़ी जो कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान है ये आपका बागेश्वर जनपद में पड़ता है। दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वन्यजीव विहार या फिर राष्ट्रीय उद्यानों के आप लोग क्षेत्रफल याद करेंगे, तो आप लोग मुझे मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो आपका अनुसंधान संस्थान है या फिर ये कस्तूरी मृग फार्म है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, कस्तूरी मृगों के लिए प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, जो कांचुला खर्क नामक जगह पर की गई। अब ये कांचुला खर्क दोस्तों हमारा चमोली जनपद में पड़ता है। अगर इसकी स्थापना कब की जाती है तो 1982 में आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देहरादून के मंदारम और बाराकोट क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों, देहरादून के मंदारम और बाराकोट क्षेत्र में चूने की उत्तम किस्म का चूना पत्थर मिलता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तम किस्म के चूना पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देहरादून के मंदारम क्षेत्र व बाराकोट क्षेत्र में हमारे चूने के उत्तम किस्म के जो पत्थर हैं वो पाए जाते हैं। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों, चूना पत्थर का जो सर्वाधिक उपयोग है वो आपका सीमेंट उद्योग में होता है। ये क्वेश्चन भी इससे पहले पूछा गया है। लगभग जो आपका उद्योग वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इसको एक एक पॉइंट जरूर याद रखें। संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। तो दोस्तों, संगमरमर के सारे पर्याप्त जो भंडार हैं वो मसूरी के पास हैं। अगर मैं यही कहूँ कि देहरादून जनपद चूना पत्थर के लिए कहें या फिर संगमरमर के लिए कहें, तो सर्वाधिक वहीं पर होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, सर्वाधिक जो चूना है वो भी आपका देहरादून जनपद में मिलता है। और संगमरमर की अगर बात करें तो ये लगभग आपको मसूरी के पास देखने को मिलता है। तो राज्य में बेराइट्स खनिज कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, एकमात्र बेराइट्स खनिज राज्य में कहाँ मिलता है करके क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उसको भी देहरादून में आंसर करेंगे। राज्य में एस्बेस्टॉस मिलता है। तो दोस्तों, एस्बेस्टॉस आप लोगों ने देखा होगा, तापरोधी के लिए इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, एस्बेस्टॉस की अगर बात करें तो दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। तो दोनों ही जनपद आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एस्बेस्टस किसी दूसरी जगह पर नहीं मिलता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। राज्य में टिन कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, एकमात्र जिला है जहाँ पर राज्य में टिन मिलता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चमोली एक ऐसा जनपद है जहाँ पर हमारे टिन प्राप्त हमें होता है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई। तो दोस्तों, राज्य खनन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। डेट सहित आप लोग इसको याद रखेंगे कि राज्य खनिज जो नीति है या फिर खनन जो नीति है वो आपकी 4 अप्रैल 2001 की है। प्रदेश में नई कृषि नीति कब जारी की गई। तो दोस्तों, प्रदेश में जो नई कृषि नीति है वो आपकी 2018 में जारी की गई थी। प्रदेश में कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं। तो दोस्तों, प्रदेश में अगर कृषि से जुड़े लोगों की संख्या अगर देखा जाए तो 12.81% लोग राज्य में जो कृषि से जुड़े हैं उनकी संख्या के रूप में देखा जाता है। तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। और अगर बात करें कि प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं, तो कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जो जुड़े लोगों की संख्या है वो 33.38% देखने को मिलती है। राज्य के कुल भू क्षेत्र में पर्वतीय भाग है। तो दोस्तों, इससे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में कुल पर्वतीय भाग का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, 86.07% आपका राज्य के कुल भू क्षेत्र का पर्वतीय भाग देखने को मिलता है। अगर वहीं मैदानी भाग की अगर बात करें तो 13.93% आपका मैदानी भाग देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले एक बार पूछा भी गया है।
किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? दोस्तों जब हमने हिमालय का विस्तार पढ़ा था तो उस समय हमने डिटेल वाइज यहाँ पर भाबर और जो तराई क्षेत्र है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, दून द्वार के क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद चाहे आपके शिवालिक हो, मध्य हिमालय हो, बृहद हिमालय हो या फिर ट्रांस हिमालय हो, उन सभी जितने भी हमारे पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में हमने बात करी थी। जलवायु का जो विभाजन है उसके बारे में भी बात करी है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले के वीडियोज़ देख लें, वहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जाके आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगर बात करें दोस्तों किस क्षेत्र में मृदा कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है, तो दोस्तों ये आपके भाबर क्षेत्र की जो मृदा है उसमें कंकड़ पत्थर और मोटे बालू युक्त देखने को मिलती है। फिर देखिएगा तराई क्षेत्र की मृदा में किन तत्वों की कमी पाई जाती है, तो दोस्तों तराई क्षेत्र की जो मृदा है उनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि तराई क्षेत्र अधिकतर फेमस रहता है क्योंकि उपजाऊ के मामले में जो तराई क्षेत्र है उस पर भी अच्छे उपजाऊ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ताकि वो धान गेहूँ गन्ने की जो फसल है वो भी अच्छी यहाँ पर उत्पादित होती है। इसलिए जो तराई क्षेत्र की जो मृदा है उसमें किन तत्वों की कमी होती है आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आप लोग याद रखेंगे। टर्शियरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों टर्शियरी प्रकार की जो मृदा है ये आपकी शिवालिक पहाड़ियों एवं दून क्षेत्रों में पाई जाती है। ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा। जो ये आपका क्वेश्चन है ये ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज प्रकार की जो मृदा है ये भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। इससे पहले बहुत बार मोस्टली टाइप पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। शिवालिक के निचले ढालों में पाई जाती है, तो दोस्तों शिवालिक के जो निचले ढाल है वहाँ पर हमारी दोमट मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी ढालों या पहाड़ों के किनारे पाई जाती है, तो दोस्तों पहाड़ी ढालों या फिर पहाड़ों के जो किनारे हैं वहाँ पर लाल मिट्टी हमारी पाई जाती है। घास के मैदानों के निचले भागों में वनों में मिलती है, तो दोस्तों घास के मैदानों के निचले वनों में उपपर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिंचाई की दृष्टि से राज्य में कितने प्रकार की कृषि भूमि मिलती है, तो दोस्तों सिंचाई की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है जो कि आपका तालाब, उपराव और इजराइन के रूप में जानी जाती है। अच्छा दोस्तों इसमें सबसे सिंचाई की दृष्टि से सबसे उत्तम किस्म की जो भूमि है, ये कृषि भूमि है, उसको तालाब के रूप में जाना जाता है, जिसको सिंचाई भूमि के लिए उपयुक्त माना जाता है। उपराव भूमि उससे भी थोड़ा सा उपराव भूमि की अगर बात करें हम तो यहाँ पर उतनी अच्छी सुविधा सिंचाई की नहीं होती है। और इजराइन जो कि बीच की भूमि होती है, जो जंगलों के बीच की भूमि के रूप में भी जानी जाती है। आप लोग तीनों को ही जरूर याद रखेंगे। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोई गई भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं, तो दोस्तों शुद्ध बोई गई अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उधम सिंह नगर एक ऐसा जनपद है जहाँ पर सबसे सर्वाधिक और चंपावत सबसे कम शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल की भूमि की दृष्टि से देखने वाले जिलों के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि सर्वाधिक कहाँ पर, तो उधम सिंह नगर में, और सबसे कम कहाँ पर बोया जाएगा, तो दोस्तों ये आपका चंपावत जनपद में। दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में या फिर किस जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो दोस्तों उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जो जिला है यहाँ पर अत्यधिक कृषि भूमि देखने को मिली है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए, दोस्तों अब थोड़ा सा आपका ब्रिटिश शासन आने वाला है और खासकर भूमि बंदोबस्त जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 11 भूमि बंदोबस्त हमारे होते हैं, आपको 11 के 11 याद होने जरूरी हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, दोस्तों ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हमारा 1815 ईस्वी में होता है। अगर बात करें 1815 ईस्वी में पहला जो भूमि बंदोबस्त है तो हमारा ई गार्डनर के टाइम पे किया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहला जो बंदोबस्त है वो किसके कार्यकाल में किया जाता है, तो दोस्तों ई गार्डनर के कार्यकाल पे किया जाता है, आप लोग उसको याद रखेंगे। दोस्तों ई गार्डनर ने अपने पद की शपथ कब ली थी या फिर कब वो अपने पद पर आया था, तो दोस्तों 3 मई 1815 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर के पद पर हमारा कौन आता है, ई गार्डनर आता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था, तो दोस्तों ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त हमारा 1863 से लेकर 1873 ईस्वी का था, जिसे हमारा नौवां बंदोबस्त या फिर अगर देखें तो इसको विकेट बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति से अपनाया जाने वाला ये हमारा पहला भूमि बंदोबस्त था। इसमें भूमि को हमारे कई प्रकारों में बांटा गया था। जब हम लोग भूमि बंदोबस्त पर बात करेंगे तो मैं विशेष रूप से इस पर चर्चा करूंगा, ताकि ब्रिटिश शासन इसके बाद हम जरूर खत्म करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए केवल आप लोग इतना याद करेंगे, इसी को हमारा विकेट बंदोबस्त कहा जाता था और ये हमारा ट्रेल के द्वारा लाया गया था। अगर बात करें दोस्तों ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो दोस्तों एवस्टन के नेतृत्व में हमारा ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है, जो कि हमारा 1928 ईस्वी में संपूर्ण होता है। ये हमारा ब्रिटिश कालीन
अंतिम भूमि बंदोबस्त यानी 11वें भूमि बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक भूमि बंदोबस्त किया गया, जो कि 1960 से लेकर 1964 के मध्य में किया जाता है। अभी तक भी यही भूमि बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था। तो 1960 से लेकर 1964 में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। पारंपरिक तौर पर स्थानीय भूमि मापने का पैमाना था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पारंपरिक तौर पर स्थानीय भूमि मापने का जो पैमाना है वो नाली व मुट्ठी के रूप में हमारा जाना जाता है। अगर नाली मुट्ठी की अगर बात करें तो दोस्तों 16 मुट्ठी बराबर एक नाली हमारी होती है। तो आप लोग उसको जरूर याद रखेंगे। और 8 मुट्ठी बराबर आधी नाली, यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ तो 8 मुट्ठी आधी नाली के बराबर होती है। वहीं अगर 16 मुट्ठी की अगर बात करें तो 16 मुट्ठी एक नाली के बराबर मानी जाती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नाली कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में आती है। तो 200 वर्ग किलोमीटर, 200 वर्ग क्षेत्रफल में, वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आपकी एक नाली जो भूमि है उसको देखा जाता है। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। देखिएगा क्वेश्चन आ गया है कि जो एक नाली जमीन है वो 200 वर्ग मीटर के आसपास में उसको देखा गया है, यानी कि 200 वर्ग मीटर के दायरे में एक नाली जो ज़मीन है उसको मापा जाता है। इससे पहले मोस्टली टाइम इसको पूछा गया है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो दोस्तों राज्य की सबसे पुरानी जो नहर है वो ऊपरी गंगा नहर के रूप में जानी जाती है। अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे इसकी डेट बताएंगे कि ऊपरी गंगा नहर काटले के नेतृत्व में बनाई गई थी। कब से कब तक इसका बनने का कार्यकाल देखने को मिलता है। आप लोग मुझे जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ऊपरी गंगा का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों ऊपरी गंगा का जो उद्गम स्थल है ये आपका हरिद्वार से बनाई जाती है और ये कानपुर तक निकलती है हमारी। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया। तो दोस्तों टिहरी परियोजना का जो शिलान्यास है वो 1972 में किया जाता है। उसके बाद 1978 में ये जो कार्य है ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिया जाता है। बांध निर्माण में भूकंपीय जोन होने के कारण उस पर बांध विरोधी समिति के द्वारा बांध विरोध किया जाता है और 1978 में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। कुछ दिनों तक फिर यहाँ पर रोक लगती है और वापस फिर आपका बांध निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। बीच में फिर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इस पर रोक लगाई जाती है। फिर टीएचडीसी की स्थापना होती है 1988 ईस्वी में और 1989 से दोबारा से कार्य इसमें पूर्ण हो जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी सहायता से टिहरी डैम का विशाल रूप प्रदर्शित किया गया। तो दोस्तों विशाल रूप अगर देखा जाए तो रूस के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के लिए जो यहाँ पर आए थे, मिखाइल गोरबच्चा के रूप से जिन्हें जाना जाता है। पहले 600 मेगावाट की परियोजना हमारी देखने को मिली थी, लेकिन उनके आने के बाद इसमें पूरे जो परियोजना है उस पूरी परियोजना को 2400 मेगावाट बनाने का जिम्मा रखा गया और टिहरी जो परियोजना है उसको 2400 मेगावाट के रूप में बनाया भी गया। अगर इसकी पहला जो फेज़ है उसको कब शुरू किया गया था, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों टिहरी परियोजना को राष्ट्रगांव की संज्ञा हमारी दी जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों शारदा नहर का निर्माण की अगर बात करें तो दोस्तों ये 1928 में होती है। अगर शारदा नहर की बात करें तो दोस्तों ये शारदा नदी पर निकाली गई है और कहाँ पर है तो खटीमा में। आप लोग इसको याद रखेंगे। नानक सागर बांध किन जिलों की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों नानक सागर बांध जो है वो उधम सिंह नगर और नैनीताल जो जिले हैं इनकी सीमा पर स्थित नानक सागर बांध के रूप में इसको जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नानक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उसका आंसर सरयू नदी भी आता है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल स्तर सुधार से संबंधित योजना। तो दोस्तों सुधार से संबंधित जो योजना है उसको चाल खाल योजना के रूप में भी जाना गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। दोस्तों स्पीच करंट अफेयर का एक बेहतरीन डोज आप लोगों को मिलने वाला है। आने वाले 1 दिसंबर से हम लोग लगातार करंट अफेयर लेके आएंगे और ग्रीन टर्न की जो बुक है उस बुक को ख़त्म करेंगे। तो 1 से लेके लगभग 10 तारीख के बीच में डेली के 50 से 100 क्वेश्चनों का हम एक कलेक्शन लेके आएंगे, जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। खासकर उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज हमारी देखने को मिलेगी। तो आप लोग जरूर हमारे उस सीरीज से जुड़ें। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हमारा उधम सिंह नगर में होता है। राज्य में सेब का पहला बागान कहाँ लगाया गया था। तो दोस्तों राज्य में सेब का जो पहला बागान है वो हरसिल में लगाया जाता है। हरसिल आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। दोस्तों उत्तरकाशी का जो हरसिल है ये हल्के छिलके वाले राजमा के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों हरसिल में अखरोट का जो उत्पादन है वो भी देखने को मिलता है, जो कि हमारा उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलता है। राज्य के किन जनपदों में से
सेब का उत्पादन नहीं होता। दोस्तों राज्य की जो हरिद्वार है और दूसरा जनपद जो उधम सिंह नगर है, यहाँ पर सेब का उत्पादन नहीं के बराबर देखने को मिलता है। राज्य में उत्पादित सेब अन्य राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों हिमाचली ब्रांड के नाम से राज्य में जो उत्पादित सेब है उसको अन्य राज्यों में हमारा बेचा जाता है। राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों राज्य में जो प्रमुख लीची उत्पादक जिला है ये देहरादून के रूप में जाना जाता है। इससे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित है। तो दोस्तों अत्याधुनिक जो चाय उत्पादन इकाई है ये आपकी कौसानी में हमारी स्थापित करी गई है। दोस्तों कौसानी का पुराना नाम हमारा बलना के रूप में भी जाना जाता है। इसको भारत का स्विट्जरलैंड किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और अनासक्ति जो योग पीठ है इसकी स्थापना, फिर अनासक्ति आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये भी आपकी गांधी जी के द्वारा यहाँ पर 1929 में की जाती है। आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किस ब्रांड के नाम से की जाती है? तो दोस्तों चाहे उत्तर प्रदेश कहें या फिर उत्तराखंड कहें, दूध या फिर दुग्ध पदार्थों की जो आपूर्ति है उसको आंचल ब्रांड के नाम से की जाती है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। इससे पहले एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों राज्य में जो मिल्क पाउडर प्लांट है इसकी स्थापना उधम सिंह नगर जिले में की जाती है। फिर अगर बात करें डेयरी शोध विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डेयरी शोध विकास संस्थान की स्थापना नैनीताल जनपद में की जाती है। अगर डेयरी विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये आपके 1949 ईस्वी में हल्द्वानी में की गई थी। आप इसको भी जरूर याद रखेंगे। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अति हिमीकृत जो वीर्य उत्पादन केंद्र है यह आपका श्यामपुर देहरादून में की गई है। तो दोस्तों आज का ये सेशन 50 क्वेश्चन का हमारा खत्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से 50 क्वेश्चनों के साथ। में भी हो सकता है कि आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि जितने जल्दी हो सके हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट को खत्म करने के बाद डिटेल वाइज परीक्षावाणी या फिर हो सके हम इस बीच एमसीक्यूज फॉर्मेट में ल्यूसेंट को कवर करने वाले हैं। तो जो भी वन पड़ेगा हम लोग उसको करेंगे, लेकिन पहले आप लोग के लिए जो वन लाइनर फॉर्मेट है 2024 की परीक्षावाणी इसको खत्म करने का प्रयास चल रहा है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।